टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के जहां कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें, आशीष खरे नाम का एक व्यक्ति अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर कम दाम में गर्ल्स हॉस्टल चलाता था और उसने बाथरूम में हिडन कैमरा इंस्टॉल कर रखा था, जिसे अपने लैब में उसने अटैच कर रखा था कंप्यूटर के, और वे खुद वीडियो बनाकर लड़कियों के देखता था। पुलिस के अनुसार उसका इरादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी था, मगर पुलिस ने खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। आशीष खरे को भेज रही जेल। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में मेयो हॉल के पास में एक मकान है 2 मंजिला, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आशीष खरे नाम के व्यक्ति द्वारा एक गर्ल्स हॉस्टल खोला गया था, जो कि वो कम किराए पे बच्चियों को किराए में वो कमरा देता था। और उसी के बाथरूम में एक शावर था, उस शावर में उसने एक खुफिया हिडन कैमरा लगाया हुआ था और उसी हिडन कैमरा के थ्रू उसने उसको अटैच किया हुआ था अपने कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब भी उसका एक था जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाता था ऑपरेट करना। तो उस कंप्यूटर लैब में वो उसका सेटअप वो उसने ट्रांसफ़र किया हुआ था और वहीं पे वो उनको सेव करता था उन वीडियोज़ को और स्वयं देखा करता था। और संभावित है कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उसके द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा था या इसका सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इनका विक्रय करने के लिए ये उसके द्वारा वीडियोस ये सेव किए जा रहे थे। सर, क्या कुछ बरामद हुआ उसके पास से? उस कलर लैब से उस ये कंप्यूटर लैब से ये जो कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर सिस्टम बरामद हुआ है और हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है और डेफिनेटली वो जो वीडियोज़ इसने बनाए थे वो भी उसमें सेव्ड है, जो कि हम लोगों के द्वारा सीज़ कर दिया गया है। और अन्य भी तमाम आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कि इसके कंप्यूटर लैब से बरामद हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ बिजली कटौती से लोग लगातार परेशान हैं, अघोषित बिजली कटौती से लोगों में कई तरह की परेशानियां हैं और ऐसे में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो कई जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। साथ ही करेली क्षेत्र में भी 15 दिनों से करामत की चौकी क्षेत्र में भी ट्रांसफार्मर जला है, जिससे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे में बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस के पार्षद व नेता नफीस अनवर ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, अगर बिजली व्यवस्था की बात किया जाए तो पूरे इलाहाबाद के अंदर बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। शहर में सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और अगर करेली की बात करें तो करेली के अंदर पिछले 1 सप्ताह के अंदर बिजली की जो आंख मुचौली चल रही है, उससे आम जनता का जनजीवन पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। निश्चित तौर पर करामत की चौकी के पास हॉलीडे बिस्कुट वाला मोहल्ला है, जहां 15 दिनों से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो 24 घंटा बिजली देने का वादा कर रही थी, आज वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है और प्रदेश की सरकार और विद्युत विभाग पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। नफीस, क्या आपको मालूम है ओसीडी एक खतरनाक बीमारी है और ओसीडी में किस तरह के मरीज़ को ख्याल आते हैं और किस तरह से जब तक वो पूरा ना कर ले उस चीज़ को और किस तरह से उसको समस्या होती रहती है, इस पर क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक AK मिश्रा का कि किस तरह से ओसीडी में मरीज़ को थॉट्स आते हैं और तकलीफ़ें होती हैं। आइए सुनाते हैं। अगर जब भी कोई थॉट्स या उस थॉट्स को करने का विचार मन में आता है और हम करते नहीं हैं, तो हमको घबरा देता है, हमको परेशान कर देता है और जब तक हम उस क्रिया को कर नहीं लेते हैं तब तक वो इतना परेशान कर देता है कि हम कमरे में घूमते रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं, उदास हो जाते हैं, मूड पूरा उदास हो जाता है। कभी कभी तो कंडीशन इस बीमारी की वजह से ये होता है कि हम आत्महत्या तक कर लेते हैं, सेकेंडरी टू डिप्रेशन। इसके करने की वजह से, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये बीमारी हमें क्यों है, ये किसी और को क्यों नहीं है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब वो अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता है। वो कहता है नॉर्मल तो चलिए ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, मैक्सिमम 45 मिनट्स तक हम बाथरूम में नहाएंगे, कपड़ों को हम इतनी देर तक धुलेंगे, हमारे दिमाग में विचार कुछ घंटों के लिए आएंगे।
शेविंग हम करेंगे तो इतनी देर में हम अपनी शेविंग को करेंगे, या हम खाना खाएंगे तो हम पूरे खाने को इतने देर में खा लेंगे। बट इस बीमारी में क्या होता है कि हम जो है एक रोटी को एक 2 घंटे 3 घंटे तक एक रोटी को चबाते रहते हैं। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है? इस बीमारी को देखिए, इस बीमारी को ठीक तो करना है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे, हम झाड़ फूक पे जाएंगे, हम ये सोचेंगे नहीं ऊपर वाला हमको ठीक कर देगा, तो आप इस बीमारी को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। ये बीमारी लंबी चलती रहेगी, क्योंकि जब बीमारी स्टार्टिंग में होती है, शुरुआत होती है, तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल तक हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, खुद से ठीक होने की कोशिश करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं, बट हम डॉक्टर के पास, साइकाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास इस बीमारी के लिए नहीं जाते हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना है, और साइकाट्रिस्ट के पास तब जाना है, साइकाट्रिस्ट के पास जाइए। वो जरूरी नहीं कि वो आपको दवाइयाँ ही देगा, उसके लिए आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी, और थेरेपी के लिए वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप उस थेरेपी से ठीक हो जाओगे। अगर लगेगा नहीं आपकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, उस कंडीशन में वो आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे। थेरेपी के साथ साथ डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चलेगा, साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट भी चलेगा। 1-2 गोलियां आपको लेनी है, जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रयागराज एक तरफ भीषण गर्मी और चिपचिपा मौसम, ऊपर से बिजली की अघोषित कटौती से अब करेली के लोग परेशान हैं, और जहां लाइट ना होने से सड़कों पर अंधकार है और लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है, और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। हर 10 सेकंड पर आती जाती लाइट से लोग हो रहे हैं करेली के परेशान, बिजली विभाग के लोग बने अनजान। आप यहीं गौसनगर में रहते हैं जी। विद्युत व्यवस्था की क्या सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके लिए कुछ आप बोलना कहना चाह रहे थे? जी हाँ, गौसनगर करेली गड्ढा कॉलोनी में 4 दिन से जो है लाइट की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। 4 दिन से यहाँ की जनता गौसनगर करेली गड्ढा कॉलोनी की त्रस्त है एकदम। यहाँ की जनता 24 घंटे में 2 बार ट्रांसफार्मर चेंज कराया गया, वो भी जल गया। और कल रात में 1 बजे समाज सेवी नदीम अली ने, उनके प्रयास से यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया और लाइन को दुरुस्त किया गया। लेकिन आप पत्रकार महोदय हैं, आप विद्युत विभाग में फ़ोन कर लीजिए, जेई नहीं फ़ोन उठाता, एसडीओ नहीं फ़ोन उठाता, न किसी की सुनता है। वहाँ अगर जनता पब्लिक जाती भी है तो उनसे जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। करेली पावर हाउस। करेली पावर हाउस। आपका परिचय? भुट्टो खान, गौसनगर करेली। अक्सर रेड आई की समस्या लोगों को हो जाती है, और ख़ास तौर से गर्मी में भी होती है, और रेड आई की समस्या से खुद से ही बचा जा सकता है, और किस तरह से रेड आई होने पर अपने से इलाज भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर राम मिलन का, कि किस तरह से अपनी आँखों का रखे ख्याल, किस तरह से करे बचाव। इस्तेमाल में लाने चाहिए चीज़ें कि जिससे हम अपने आप ठीक हो सकते हैं। जैसा कि जो कॉमन चीज़ें हैं, बार बार हम अपने हाथों को आँख में न ले जाएं, यानी आँख को मले ना। और क्योंकि हाथ हमेशा हमारे गंदे होते हैं, तो पता चला कि ज़रा सा हमको खुजलाहट हुई तो हमने आँख को मलना शुरू कर दिया, उसकी वजह से भी रेड आई होती है। बाहर से आएँ, हाथ धोएं। इसके अलावा पानी के छींटे मार लेने से आँख में, ये बड़ी कॉमन चीज़ें बता रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ गर्मी का मौसम है, ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं, तो डार्क गॉगल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि जो कॉमन काजेज हैं, छोटे मोटे काजेज हैं, तो उनको सेल्फ मेडिकेशन से भी ठीक किया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप कोई एक एंटीबायोटिक ड्रॉप या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो रेड आई है ये आगे चल कर के कोई दिक्कत तो नहीं करेगी? उसके साथ कुछ रेड आई के साथ साथ एसोसिएटेड साइन और सिम्टम्स होते हैं। वो हर व्यक्ति को थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो उससे बचा जा सकता है और गंभीरता को उसके समझा जा सकता है। जैसे जो खतरनाक कारण है रेड आई के,
जो आगे चल कर के विजन को थ्रेटन कर सकते हैं, रोशनी में प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। तो जब उसमें आँख लाल होगी तो निश्चित तौर पे उसमें पेन, वाटरिंग, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। इसी तरीके से कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शियस काज है, जैसे कि कार्नियल अल्सर में, तो कार्नियल अल्सर में भी पेन होगा। इपिस्क्लेराइटिस में पेन नहीं होता है तो उसको भी, लेकिन फिर भी चूँकि भविष्य में चल कर के ये विज़न को थ्रेटन करेगी, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो एक बार आई सर्जन से आकर के अपना जांच कराएं और उसी हिसाब से आप उसको ट्रीट करें। मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर होगा। और बाकी जो चीज़ें, जो काज हैं, उनको रिमूव करें और कोशिश करें जहाँ तक हो सके कि बचें। बार बार आँख में हाथ न ले जाएं और रब न करें, और ये प्रिकॉशंस आपको काफ़ी हद तक रेड आई से बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय। संगम नगरी प्रयागराज में अग्निशमन एडवांस फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर द्वारा इन दिनों लोगों को अग्नि सुरक्षा को लेकर जानकारी दी जा रही है। इस दौरान फायर सर्विस के जवानों द्वारा आग लगने पर क्या करें क्या ना करें आदि की प्रशिक्षण दिया गया। डीजी फायर के आदेश पर सीएफओ डॉक्टर राजीव कुमार पांडे के नेतृत्व में फायर यूनिट द्वारा लोगों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि आग लगने पर क्या करें क्या ना करें आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। हम सब महिला आगे निकल रही है तो हम सोचे कि इसी के हम भी आगे निकले। हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे दिखाना चाहते हैं रास्ता, कि वो भी आगे निकले जो भी हो। ये निर्देशानुसार 100 दिवस कार्य योजना के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय के आदेशानुसार ब्लॉक में जो है अग्नि सचेतक प्रयोग बनाने थे, जिसके क्रम में हमारा 14 मई से अभियान चल रहा था। और प्रत्येक फायर स्टेशन जो है अपने क्षेत्र के जो है ब्लॉकों में जाके वहाँ से बच्चों को चिन्हित करके और उनको 3-3 दिन का प्रशिक्षण देके अग्नि सचेतक बनाए और उनको फायर स्टेशन में भी प्रशिक्षण दिया गया और यहाँ भी हम लोग उनको प्रशिक्षण देके एकदम ट्रेंड कर दिए। ये अग्नि सचेतक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में आग से बचाव के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की ज़्यादा घटनाएं खेतों में होती हैं, लापरवाही से होती है, उसके बारे में बचाव के बारे में बताएंगे। गैस सिलेंडर से बचाव के बारे में बताएंगे। विद्युत आगजनी जो होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करके इनको सभी प्रकार के अग्निकांडों से बचाव के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है और एक तरह से ट्रेंड हो गए हैं और ये आग पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे और लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। ये कम से कम 100 अग्नि सचेतक और तैयार करेंगे। उसके क्रम में आज जो है पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय के आदेशानुसार प्रमाण पत्र वितरित किया जाना था, जिसमें सभी ब्लॉकों के बच्चों को जो है प्रमाण पत्र वितरित किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही कुंभ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से ये वादा किया था कि बेटियों को वो स्कूटी देंगे। स्कूटी कहाँ गई? गाँव को बस यात्रा फ्री देंगे। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया इनका? वो वादा कहाँ गया? उस वादे का क्या हुआ? ऐसी तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने वो किया था। अभी ये तो इन्होंने बोला है कि टैबलेट देंगे, लेकिन दे दें तब फिर आप कहिए, क्योंकि इनकी कथनी में और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रही बात कुंभ मेले की, तो कुंभ एक पवित्र त्यौहार है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए। लेकिन 2019 में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि महा घोटाला हुआ है कुंभ मेले में। लोगों ने खूब जमकर पैसे लूटे हैं। पैसे लूटे जाते हैं, ये सरकार के पैसे नहीं लूटे जाते हैं, बल्कि हमारे और आपके टैक्स के पैसे लूटे जाते हैं। होना चाहिए सरकार को कुछ न कुछ ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बुलडोज़र चलाना चाहिए। जो आदमी घोटाला कर रहा है उसके घर पर बुलडोज़र चलाना चाहिए। योगी जी तो वैसे भी बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं, तो क्यों नहीं इसकी जांच करवा के और बुलडोज़र चलवाते हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि जो भी जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे को सही जगह पर और अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। भव्य कुंभ मनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो,
इसलिए सरकार को भव्य कुंभ भी हर साल कराना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पर निर्मित नए यमुना ब्रिज की पुरानी बैरिंग बदलने के लिए NHAI ने जिला प्रशासन को रूट डाइवर्जन का प्रस्ताव दे दिया है। NHAI की ओर से 6 जून से नैनी सेतु की मरम्मत के लिए रूट डाइवर्जन मांगा गया है। इस सेतु की मरम्मत में 6 महीने का वक्त लगने की उम्मीद है। नए यमुना पुल की मरम्मत के दौरान रीवा राजमार्ग के अलावा मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट की ओर से प्रयागराज आने वाले वाहनों को लंबी दूरी तय करनी होगी। अब इन रूटों पर चलने वाले भारी वाहनों को दूसरे जिले से डाइवर्ट कर प्रयागराज लाने की तैयारी है। यातायात योजना के तैयार की जा रही है। NHAI की ओर से दिए गए छोटे 4 पहिया वाहनों के लिए प्रस्ताव को पाटून पुल का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बारिश में यमुना में बाढ़ को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया है और छोटे वाहनों 2 पहिया को शहर में प्रवेश करने के लिए फिलहाल पुराने पुल से होकर आना होगा। इसके अलावा पुराना पुल के नीचे वाली सर्विस रोड का भी सुधार किया जाना है ताकि छोटे 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को इन रूट से गुजारा जा सके। मिर्जापुर और मध्य प्रदेश के रीवा की ओर से प्रयागराज के लिए इस राजमार्ग पर हर रोज 50 से 1000 से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। अफसरों के मुताबिक नए यमुना पुल की बैरिंग बदलने का ठेका विदेशी कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी के विशेषज्ञ इस सेतु का सर्वे कर चुके हैं। कंपनी के विशेषज्ञ भी यातायात प्रबंधन के उपाय पर यातायात पुलिस के साथ मंथन कर रहे हैं। यातायात प्रभारी के मुताबिक NHAI ने अलग अलग अवधि में महीने तक के लिए डाइवर्जन मांगा है। इस दौरान कभी भी दिन भर तो कभी 8 से 6 घंटे डाइवर्जन प्रभावित किया गया है। वर्ष 2004 में पुराने ब्रिज पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए इस सेतु का निर्माण कराया गया था। पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग ने संयुक्त रूप से किया था। अफसरों के मुताबिक 6 लेन नया इससे कंक्रीट से बने 2 पिलर जो स्टील केबल से सहारे इस पुल की छत को सहारा देते हैं। जहां बिजली के बकाये पर ब्याज माफ करने की बात सामने आ रही है, ऐसे में जहां बिजली को लेकर अक्सर सरकार बड़े बड़े दावे करती है मगर हकीकत कुछ और ही है। स्मार्ट सिटी प्रयागराज का ये नज़ारा है जहां लोग बिजली की समस्या से परेशान है, जहां बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर रखा है। अघोषित बिजली कटौती से अब बिक्री पर भी असर पड़ रहा है और ऐसे में अब लोगों का सोना उठना बैठना भी मुश्किल है गर्मी के कारण। क्या कुछ कहना है इस पर लोगों का, आइए सुनाते हैं। तो नहीं मिल रही है। मतलब कितने टाइम में आती है बिजली? सुबह में आती है, जाती है, आती जाती, पूरा दिन यही लगा रहता है। क्या इससे व्यापार पे भी असर पड़ता है? हाँ, व्यापार में असर पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? निजान हुसैन। इस वक्त बिजली का ये हाल है कि बिजली ना के बराबर मिल रही है। लोग बेहद परेशान हैं लाइट के लिए। मतलब लाइट बिल्कुल नाम मात्र की आती है, चली जाती है, 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं रहती। तो आप लोगों को शाम में बिजली मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। दुकानदारी पे इससे कितना असर पड़ रहा है? दुकानदारी का असर ये कि हम लोग ज़ीरो होके घर जा रहे हैं। क्या नाम है? जी, सफदर कमाल नाम है हमारा। जैसे कभी 1-1.5 घंटे के लिए कट रही है। अभी 1 हफ्ता इससे पहले जो है बिजली की यहाँ बहुत समस्या थी। तो दुकानदारी पे असर पड़ता है इस चीज़ से? दुकानदारी पे तो बहुत असर पड़ता है। अभी गर्म की वजह से ऐसे भी परेशान हैं लोग और रात में लाइट कट जाती है और असर पड़ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। तो देखिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पर बिजली की, और व्यापारी तो खास करके, क्योंकि शाम के वक्त लाइट रहती नहीं है। पूरे शहर की स्थिति बहुत ख़राब है। खैर बजट बढ़ गया है और सरकार इस पर ध्यान दे, और योगी सरकार ने 1 जून से जो एक नियम लागू कर दिया है कि ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा, तो एक मुश्त जमा हो जाएगी। इसका एक टाइमिंग बन जाएगी, तो बहुत अच्छी एक सुविधा मिल गई है जिनका बिजली का बिल बाकी है। सरकार अपना काम कर रही है। बिजली की समस्या तो बहुत ज़्यादा है पूरे शहर में। मुसाब खान। संगम नगरी प्रयागराज के ये डाकघर गुरुद्वारे का नज़ारा है जहाँ पर आधार के सेंटर है, जहाँ पर लोगों को चेंजेस या अपडेट कराने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से काम रुका है, और जब अधिकारियों से लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं तो उनका कहना था सुबह आओ या शाम आओ, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जहाँ आधार सेंटर होने के बाद गुरुद्वारे डाकघर कुलदाबाद क्षेत्र में उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा और लोगों को सुबह शाम दौड़ाया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। क्या कुछ कहना था यहाँ आए परेशान होते व्यक्ति का, आइए सुनाते हैं आपको। जब यहाँ आओ तो कहते हैं 11 बजे बजेगा, फिर कहते हैं 1 बजे बजेगा, फिर कहते हैं 2 बजे बजेगा। आदमी धूप में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाए, यहाँ आधार कार्ड नहीं बने। अब कहते हैं जाओ जिससे शिकायत करना करो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। नाम आपका? शफीकुर रहमान पप्पू।
प्रयागराज में जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि में 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिए हैं, जिससे विकास कार्य में गति आने की बात सामने कही जा रही है। जिस पर जब कांग्रेस के नेता इरशादुल्लाह से बात की गई तो उस पर उनका क्या कुछ कहना था, क्या उनकी राय थी और क्या कुछ उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं, आइए सुनाते हैं आपको। 3 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिए योगी सरकार ने, जिससे अब विकास चौतरफा कहा जा रहा होगा, क्या कहें किस तरह? देखिए, विकास तो कहीं ना विनाश होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का विनाश होगा, बंदर बाट होगा, मिल बांट कर सब यार खाएंगे। समझे, ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, ये सरकार हमेशा जो है सिर्फ अपने लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है। विकास आज पूरे उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद में ख़ास तौर से आप जाके देख लीजिए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे ना हों। ये करेली की सड़कें जाके देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति में है। आज रोड में सड़क है कि गड्ढे में सड़क है कि रोड है, ये पता नहीं चल रहा है। आप कहीं भी चले गए, सारे ट्रांसफार्मर, बिजली, तार, सारी व्यवस्था ख़राब है। यहाँ तक कि जो शहर के पुराने जो मोहल्ले या क्षेत्र हैं, बस्ती है, वहाँ के जाके देख लीजिए, पानी जो गंदे आ रहे हैं, जो बदबूदार आ रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। हाँ, बजट बढ़ाया जाए, बंदर बाट का काम हो रहा है और ये बढ़िया चलता रहा, ये लगातार चलता रहेगा, इसमें आप नहीं रोक सकते। इरशादुल्लाह। नगरी प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद है। रसूलाबाद के पास दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से घायल युवक का पुलिस ने कराया मेडिकल। मारपीट में घायल हुए शशांक पांडे ने बताया वे अपने घर से खाना खा के अपने ऑफिस जा रहा था, तभी रसूलाबाद ढाल के पास पहले से मौजूद दबंग युवकों ने रुकवाकर उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद कुछ कर पाता तब तक युवक वहां से भाग निकले। थाने में शिकायत के बाद मौके पर सिक्योरिटी थाने के सिपाही पहुंचे। घायल युवक को मेडिकल के लिए बेली ले गए, जहां उसका मेडिकल कराया गया। बाद में जब परिजनों के साथ शशांक थाने पहुंचा FIR कराने, तो पुलिस उसमें हीला हवाली करती नजर आई, जहां की पीड़ित दबंगों के और मारपीट करने वालों में से 2 लोग के नाम भी जानता है, जिसके बाद भी पुलिस अभी तक पीड़ित की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ित ने अब आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना है शशांक को पुलिस न्याय देती है या फिर उसे इसी तरह से थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं अपने घर से 2 बजे अपने ऑफिस के लिए तिलियागंज के लिए आ रहा था। रास्ते में 4-5 लड़के पहले मिल के पीछे हमारी गाड़ी लगाए, उसके बाद आगे 10-12 लड़के इकट्ठा खड़े और जिसके बाद वो खड़े होते ही पहले मेरी गाड़ी पे ही मुझे मारने लगे, जिससे मेरी गाड़ी गिर गई। गाड़ी तोड़ा उन्होंने, फिर लाठी डंडे हॉकी लिए हुए थे, हॉकी से पूरे शरीर पे मेरे मारा, सर पे मारा। उसके बाद गाड़ी फ़ोन और मारते समय उन्होंने देखा गले में चैन, उसको छीन के और वो फिर जब उसके बाद मैंने उनको सिर्फ उसको बचाने की कोशिश की। जैसे ही उसको बचाने की कोशिश की, फिर वहाँ से वो लोग तीन लोग एक गाड़ी पे करके भाग गए। क्या आप उनको जानते पहचानते हैं? जी, उसमें से मैं 3 लोगों का नाम जानता हूँ, ईशु श्रीवास्तव, सैरान और प्रांशु। मेडिकल हो गया आपका? जी, मेडिकल हो गया। आपने FIR प्रार्थना पत्र दिया? दर्ज कराने हम आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? शशांक पांडे। संगम नगरी प्रयागराज की ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है, जहां थाना सिक्योरिटी के अंतर्गत अब प्राण चौराहे पर नगर निगम द्वारा नालों से सिल्ट निकालने का कार्य चल रहा था, परंतु जिस प्रकार सिल्ट निकालकर पूरे रोड पर फैला दिया गया, उससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है और कई लोग तो फिसल कर गिर भी गए हैं, जिससे रास्ता बाधित हुआ है और लोगों को खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा है। ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी प्रयागराज की सड़कों का, जहां सड़कों पर स्लिट फैली हुई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।